नमस्कार। आज हम लखनऊ में सामने आए एक बेहद गंभीर साइबर फ्रॉड मामले के तह तक जा रहे हैं जी। इसमें एक रियल एस्टेट डेवलपर है, क्रिप्टो करेंसी है और एक बहुत डरावनी तरकीब है जिसे डिजिटल अरेस्ट कहा जा रहा है। हाँ, ये नाम ही अपने आप में काफी अजीब है, डिजिटल अरेस्ट। बिल्कुल, हमारे पास इस पर एक लेख है, तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये सब कैसे हुआ और इसके मायने क्या हैं। जी। सोचिए जरा, एक रिटायर्ड वैज्ञानिक, उनसे 1.29 करोड़ रुपए ठग लिए गए। 1,29,00,000? बहुत बड़ी रकम है ये। हाँ, और मामला जुड़ा है प्रदीप कुमार सिंह से। ये श्री नारायणी इंफ्रा डेवलपर के डायरेक्टर हैं। जी। इन पर आरोप है कि साइबर अपराधों से जो करोड़ों कमाए गए, जिसमें ये डिजिटल अरेस्ट वाला स्कैम भी है, हाँ। वो पैसा इन्होंने अपनी कंपनी के खातों में जमा करवाया। और यहाँ पर जो तकनीक वाला एंगल है ना, जी, वो बड़ा दिलचस्प है। हाँ, क्या है वो? बताया जा रहा है कि कमीशन जो है वो इन्हें क्रिप्टो करेंसी में मिला, खासतौर पर USDT, मतलब टेथर। USDT। हाँ। हाँ, और ये बाइनेंस ऐप के जरिए लिया गया। USDT का फायदा ये है कि वो एक स्टेबल कॉइन है। स्टेबल कॉइन मतलब उसकी कीमत डॉलर के आसपास स्थिर रहती है, तो जो क्रिप्टो मार्केट में रोज उतार चढ़ाव होता है ना, हाँ, उसका जोखिम नहीं रहता अपराधियों को। और बाइनेंस जैसे बड़े प्लेटफॉर्म, इनसे पैसा विदेश भेजना आसान हो जाता है और उसे ट्रैक करना मुश्किल। समझ गई। तो मतलब गुमनामी भी और पैसे की वैल्यू भी स्थिर और भेजने में भी आसानी। बिल्कुल, पारंपरिक बैंकिंग से कहीं ज्यादा तेज और छुपा हुआ। और पीड़ित, वो जो रिटायर्ड वैज्ञानिक थे शुभदेव नंदी, हाँ। उनका अनुभव तो उफ, रोंगटे खड़े कर देने वाला है। जी। उन्हें 3 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट में रखा गया। ये डिजिटल अरेस्ट असल में होता क्या है, कैसे काम करता है ये? देखिए, ये एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने का बहुत ही शातिर तरीका है। अच्छा। फ्रॉड करने वाले क्या करते हैं, वो खुद को पुलिस अधिकारी बताएंगे या CBI अफसर या कोई और सरकारी एजेंसी से। फिर वो पीड़ित को डराते हैं कि आपके नाम पर कोई पार्सल आया है जिसमें ड्रग्स हैं, या कोई मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, मतलब कोई गंभीर अपराध। गिरफ्तारी का डर दिखाते हैं और फिर कहते हैं कि जांच चल रही है, आपको हमारे साथ वीडियो कॉल पर लगातार बने रहना होगा, कहीं जाना नहीं है, किसी से बात नहीं करनी है। इसी को कहते हैं डिजिटल अरेस्ट। हाँ, यही है वो। मकसद ये होता है कि पीड़ित एकदम अकेला पड़ जाए, वो किसी से सलाह ना ले सके, सोच ना सके, घबरा जाए। और फिर उसी दबाव में वो एक नकली जांच का बहाना बनाते हैं या कहते हैं कि केस रफा दफा करवा देंगे, इसके लिए पैसे ट्रांसफर करने होंगे। अच्छा। नंदी जी के साथ बिल्कुल यही हुआ। उनसे 1.2 करोड़ सीधे कंपनी के खाते में ट्रांसफर करवा लिए गए। सीधे कंपनी के खाते में? जी, ये दिखाता है कि डर और भरोसे का कैसा गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। 3 दिन तक इस तरह के दबाव में रहना, ये तो कल्पना करना भी मुश्किल है। जी बिल्कुल। लेकिन कुछ एक्शन हुआ इस मामले में? पुलिस ने कुछ किया? हाँ, अच्छी बात यह है कि जो उत्तर प्रदेश पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स है, मतलब STF। हाँ, STF। उन्होंने तेजी से काम किया है। प्रदीप कुमार सिंह को गिरफ्तार किया गया है और एक और व्यक्ति है महफूज आलम। हाँ, उसे भी गिरफ्तार किया गया है। उस पर आरोप है कि उसने भी धोखाधड़ी के लिए इस्तेमाल होने वाला बैंक खाता खोलने में मदद की थी। तो मतलब नेटवर्क के कुछ लोग पकड़ में आए हैं। जी। पर क्या जांच यहीं रुक गई है या अभी और भी लोग शामिल है? नहीं, जांच तो अभी चल रही है। STF जो है वो इस नेटवर्क के बाकी लोगों को ढूंढ रही है। जैसे एक नाम आ रहा है अंकित का, जिसे मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, और उसका एक साथी दीपक। इनकी तलाश जारी है। और शक ये भी है कि इसके तार जो हैं वो शायद देश के बाहर भी जुड़े हों, कंबोडिया या चीन जैसे देशों तक। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन भी। हाँ, क्योंकि ऐसे साइबर क्राइम अक्सर वहीं से ऑपरेट होते हैं। तो ये मामला काफी बड़ा और संगठित लग रहा है। तो मतलब एक तरफ तो ये डराने धमकाने के लिए डिजिटल अरेस्ट जैसी थोड़ी पुरानी सी लगने वाली तरकीब, हाँ, मनोवैज्ञानिक दबाव, और दूसरी तरफ पैसे के लेन देन के लिए बिल्कुल आधुनिक तरीके, बिल्कुल USDT, बाइनेंस, बिल्कुल, क्रिप्टो और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। ये वाकई एक बहुत खतरनाक कॉम्बिनेशन है। सही बात है। ये दिखाता है कि साइबर अपराधी अब कैसे काम कर रहे हैं। वो सिर्फ टेक्नोलॉजी का फायदा नहीं उठा रहे, वो डर, भरोसा, इन सब मानवीय भावनाओं का भी उतना ही इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये तरीके उन्हें गुमनाम रहने में मदद करते हैं, दुनिया में कहीं भी बैठकर ऑपरेट करने में। जी। और इसी वजह से कानून लागू करने वाली एजेंसीज के लिए उन्हें पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक बड़ी चुनौती है ये। हाँ, तो ये केस इस बात पर जोर देता है कि हमें सिर्फ बेहतर साइबर सुरक्षा तकनीकें ही नहीं चाहिए, बल्कि लोगों को जागरूक करना भी उतना ही जरूरी है। बिल्कुल, आम लोगों में इस तरह के फ्रॉड को लेकर जागरूकता बहुत जरूरी है।
तो अगर हम संक्षेप में देखें तो हमने आज एक बड़े साइबर फ्रॉड की बात की। इसमें रियल एस्टेट डेवलपर शामिल है, डिजिटल अरेस्ट जैसी डराने वाली तकनीक है, क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल है और शायद अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन भी है। हाँ, और जो सबसे अहम बात मुझे लगती है वो है ये मिश्रण, मनोवैज्ञानिक दबाव और आधुनिक तकनीक का। ये दिखाता है कि वित्तीय अपराध कैसे बदल रहे हैं और हम सबको ऑनलाइन दुनिया में कितना ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। सही कहा। और देखिए, इस पूरी बातचीत से एक सवाल मन में आता है हाँ। कि जब डिजिटल दुनिया में किसी का भी रूप धारण करना, मतलब पुलिस अफसर या कोई अधिकारी बनना इतना आसान हो गया है, तो कोई भी व्यक्ति, खासकर जब उस पर इतना दबाव हो, वो कैसे पक्का करे कि जिससे वो ऑनलाइन बात कर रहा है वो असली है भी या नहीं? ये तो बहुत बड़ा सवाल है। क्या सिर्फ हमारी अपनी सावधानी काफी है या हमें सिस्टम के लेवल पर, व्यवस्था के स्तर पर कुछ ऐसे बदलाव चाहिए जिनसे पहचान की पुष्टि ज्यादा भरोसेमंद हो सके? इस पर सोचने की जरूरत है।